हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी इकॉनमी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन वैसे आ जाता है एग्ज़ाम में। एग्रीकल्चर का तो आपको पता ही है, लेकिन अदर अलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं, लाइक फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। एंड सेकेंड सेक्टर इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड थर्ड वन इज टेरिशरी। इसमें क्या आ जाती है, जितनी भी सर्विसेज रहती हैं, लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, टूरिज़्म, तो इसमें सर्विस सेक्टर आ जाता है। तो हमारी इकॉनमी की जो पॉपुलेशन है वो तीनों सेक्टर में डिवाइडेड है। इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हुआ? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर जो शो करता है कि किस किस सेक्टर में कितनी कितनी पॉपुलेशन है। एग्रीकल्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारी इकॉनमी की जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। फिर हमने एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन भी कर ली थी जीडीपी में। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सरकार ने कौन कौन से रेजोल्यूशंस लिए हैं, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं आपके इंडियन इकॉनमी का 4th चैप्टर, दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसा कि हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आज 72% ऑफ पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी रेनफॉल होती है, अच्छा मॉनसून आता है तो अच्छी हार्वेस्ट होती है। गुड मॉनसून मीन्स गुड हार्वेस्ट एंड पुअर मॉनसून मीन्स पुअर हार्वेस्ट। एक तो ये नेचुरल क्लाइमेटिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर परमानेंट इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स अपेरेंटली पीपल आर वर्किंग but their contribution in total production is almost nil। दिखने में तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो है, ना के बराबर है। मतलब ज़रूरत कम बंदों की है, लेकिन उस लिमिटेड फील्ड में, लैंड में हमने ज़्यादा लोगों को काम पे लगा रखा है, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर दूसरी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि आप कुछ टाइम काम कर रहे हो और कुछ टाइम आप फ्री बैठे हो। और एग्रीकल्चर में ये मेन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये सीजन ऑक्यूपेशन है, सीजनल ऑक्यूपेशन है, मीन्स कुछ टाइम आप काम करोगे, कुछ टाइम आपको फ्री बैठना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दोनों प्रॉब्लम कौन सा सेक्टर सॉल्व करता है? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सॉल्व करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है, ना ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ना ही किसी सीज़न के ऊपर बेस्ड है, और ना ही इसमें कुछ फिक्स फैक्टर रहता है लैंड जिसके ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएं। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी इकॉनमी में इंडस्ट्रियल बेस का होना। इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रियल बेस मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें हम अपनी इकॉनमी में। जितनी ज़्यादा हमें इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी उतना ज़्यादा हमारा कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इंडस्ट्री से हमें कौन सी गुड्स मिलती हैं? इंडस्ट्री से हमें कैपिटल गुड्स मिलती हैं। और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? वो गुड्स विच आर मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स जैसे आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, तो ये सारी चीज़ें जब हमें मिल जाएंगी तो हमारी इकॉनमी क्या हो जाती है? सेल्फ सफिशिएंट। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए कि हम एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सॉल्व होने वाली थी। तो देखिए क्या है, फर्स्ट इसमें रोल लिखा हुआ है इंडस्ट्री का, दैट इज़
इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टूडेंट्स, अब ये आपको भी पता है, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है। ग्रोथ किससे जुड़ा हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। और गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस में इंक्लूड करते हैं? जीडीपी में। मोर जीडीपी, जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। और ये सब कुछ किससे पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हम सेटअप करेंगे उतनी हमें वाइड रेंज ऑफ गुड्स मिलेंगी, बोथ टाइप ऑफ गुड्स लाइक कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। तो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव क्या है? अपनी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और वो एग्रीकल्चर के सहारे तो पॉसिबल है नहीं, फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। और ये आपको भी पता है कि जो हमारी इनकम है उससे हम मेनली दो टाइप की चीज़ें परचेज करते हैं, वन इज़ एग्रीकल्चर एंड सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल। एग्रीकल्चर गुड्स में हमारी खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसके बाद जब वो नीड पूरी हो जाती है फिर हमें कौन सी गुड्स चाहिए हमारे घर के लिए? इंडस्ट्रियल गुड्स। फिर ये डिमांड कौन पूरी करेगा? इंडस्ट्रीज। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते एज आर इनकम राइजेस, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है आर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स ऑल्सो राइजेस। क्लियर है? और फिर ये कौन पूरा कर सकता है? इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो किसी भी इकॉनमी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का है, वन इज इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज सोशल। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आ जाता है स्टूडेंट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड पावर। तो ये इकोनॉमिक में जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? हमें हमारी इकोनॉमी में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती जाएं स्मूथली, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए हमने कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी चाहिए, उसके लिए हमें बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा किस में आ जाता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमारी इकोनॉमी का एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर। तो हम कहते हैं कि हमारी लेबर पढ़ी लिखी भी हो, हमारी लेबर हेल्दी भी हो, तो ये दोनों चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ किससे पॉसिबल है? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ रहा है? रोड्स आ रहा है, रोडवेज आ रहा है, रेलवेज आ रहा है, एयरवेज आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? इंडस्ट्री से मिल रही हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें क्या चाहिए? जितने भी आपके लैंडलाइन है या मोबाइल है, जितने भी टावर्स हैं, तो ये इसमें कौन सी गुड्स यूज़ होती हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स यूज़ होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी इंडस्ट्रियल गुड्स यूज़ होगी। हॉस्पिटल किससे बनता है? ये भी इंडस्ट्रियल गुड्स से ही बनता है। तो इंडस्ट्रीज़ किसको स्ट्रॉन्ग करती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर मैं ये कहूँ कि बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंडस्ट्री सेटअप कर ली, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपने कम्युनिकेट करना है, आपने लोन लेना है, तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग की सर्विस चाहिए। इंडस्ट्रीज़ अगर आपने सेटअप कर लिया, आपको प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए आपको पावर चाहिए, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करता है, तो वहीं पे इंडस्ट्रियल सेक्टर किसको सपोर्ट करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्लियर है? आगे देखिए क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, मेनली दो टाइप की, दैट इज़ डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस हमारी इकॉनमी में स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो ओवर क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ का एक्सपैंड होना। नेक्स्ट, हमारी इकॉनमी को सेल्फ रिलायंट बनाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास पावर होगी कि हम ऐसी चीज़ें बना सकें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लाइक आयरन एंड स्टील, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र्स। तो इससे हमारी इकॉनमी सेल्फ रिलायंट बन सकती है, सेल्फ सफिशिएंस बन सकती है, ठीक है। सफिशिएंट मतलब अपने आप में इतना पूरा होना कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। आगे देखिए क्या है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हो रहा है, तो इसमें है बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि तीनों सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन डिवाइडेड है, लेकिन ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, अगर हम 1950-51 की बात करें, एट प्रेजेंट नहीं, पुरानी बात करते हैं, तो उसमें अनबैलेंस था, इम्बैलेंस था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में। बाकी अदर सेक्टर्स जो दो थे, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, उसमें पॉपुलेशन बहुत कम इन्वॉल्व थी। तो हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए भी क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहिए, ताकि हमारी पॉपुलेशन सिर्फ एक ही सेक्टर में डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू गो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसके लिए, टू क्रिएट अ बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखिए, इंडस्ट्रीज जो है ये हमारी इकॉनमी को मॉडर्न बनाती हैं। मॉडर्नाइजेशन कब आएगी, जब हम मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करते हैं किसी भी फील्ड में। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में ना किसानों का कन्वेंशनल आउटलुक था, ट्रेडिशनल टेक्निक को वो यूज़ करते आ रहे थे। तो इंडस्ट्रीज़ ने, अगर हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी था, इंडस्ट्रीज़। क्योंकि एग्रीकल्चर में जितनी भी मशीनरी यूज़ होती हैं, जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सब कुछ कहाँ से मिलने वाले हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्न हो जाएगा, दूसरा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए फर्टिलाइज़र्स है, फर्टिलाइज़र्स के आने से क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ना ऑटोमेटिकली रीगेन होती रहती है। एक वर्ड है यहाँ पर थोड़ा सा मैं यूज़ करना चाहूँगी एग्रीकल्चर के लिए, फैलोइंग। फैलोइंग इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि ज़मीन को कुछ देर के लिए फ्री छोड़ देना, खाली छोड़ देना, ताकि अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। तो पहले क्या था, बिफोर यूजिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, पहले क्या था कि एक क्रॉप हमने प्रोड्यूस कर ली, उसके बाद कुछ देर के लिए ज़मीन को खाली छोड़ना पड़ता था ताकि अपनी फर्टिलिटी वापस से गेन कर सके। तो फिर किसानों को फ्री बैठना पड़ता था, खाने पीने को कुछ नहीं था, बेरोज़गार हो रहे थे। तो अब जितना ज़्यादा हम एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करना स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स इतना अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं या कर सकेंगे कि हमें ये फैलोइंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि हमें ज़मीन को कुछ देर खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ ने हमें एक और हेल्प की एग्रीकल्चर सेक्टर में, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट, कम पानी से पूरे फील्ड को कैसे पानी दिया जा सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग की हमें ऑप्शन दी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमें दिए गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाती हैं, और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है, अब सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहते हैं हमारी इकॉनमी में मेनली दो सेक्टर हैं, फर्स्ट वन इज़ पब्लिक एंड सेकेंड वन इज़ प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर में वो आते हैं विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट, ये आपको भी पता है, और प्राइवेट सेक्टर विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब हुआ क्या,
सरकार ने इंटरफेरेंस क्यों की इंडस्ट्रियल सेक्टर में? सरकार को ये लगा कि जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर ये हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दें तो इससे इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन हो रही है। दूसरा, वो इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा, उनमें इतना एनकरेजमेंट भी नहीं था क्योंकि उनको ये लग रहा था प्राइवेट सेक्टर को कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की मार्केट ना, इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर लोग किन गुड्स की डिमांड करते थे? एग्रीकल्चर गुड्स की। तो जब प्राइवेट सेक्टर को ये फील हुआ कि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इतनी नहीं है तो वो क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करते? फिर सरकार ने इंटरफेरेंस की। तो सरकार ने इंटरफेरेंस क्यों की? रीजंस देखिए, मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। कहते डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जितनी ज़्यादा हम हैवी इंडस्ट्री सेटअप करने की सोचते हैं उतना हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड इट वाज फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते जितना पब्लिक सेक्टर के पास रहते हैं। सो गवर्नमेंट सेक्टर केम फॉरवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेकंड क्या है? अब गवर्नमेंट ने क्यों इंटरफेरेंस की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? इसका दूसरा रीज़न है ड्यू टू लैक ऑफ एनकरेजमेंट टू इन्वेस्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी एनकरेजमेंट नहीं थी प्राइवेट सेक्टर को। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर जो मार्केट थी ना, वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको प्रॉफिट नज़र आए कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। उनको फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा था। फिर उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट इसमें क्या है? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने क्यों इंटरफेरेंस की? क्योंकि सरकार को ये लग रहा था कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये चीज़ छोड़ दें कि वो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वैसे तो उनके पास लैक ऑफ कैपिटल था, वो कर ही नहीं सकते थे। दूसरा, लैक ऑफ एनकरेजमेंट भी था। लेकिन अगर करते भी तब एक प्रॉब्लम और आनी थी, वो थी अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। क्योंकि वो वही एरिया में जाते जहाँ पर उनको लगता कि हमें प्रॉफिट होने वाला था, और वो कौन सा एरिया है? अर्बन एरिया। तो बैकवर्ड स्टेट्स में तो वो जाते ही ना। ठीक है, तो सरकार का मेन मोटिव क्या था? बैकवर्ड स्टेट्स को आगे लेके आना। तो इसलिए सरकार ने इंटरफेरेंस की कि बैकवर्ड स्टेट्स में हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें, एंड दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। फिर इसके अब दो फायदे हुए। एक तो बैकवर्ड एरिया हमारा डेवलप हुआ, और दूसरा इन एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हुई। अर्बन एरिया में तो था ही पहले से, रूरल एरिया में नहीं था। तो इसमें सरकार ने एफर्ट किए। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब सरकार ने क्यों इंटरफेरेंस किया? ड्यू टू कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स। सरकार को ये लग रहा था कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नेशनल प्रायोरिटी है हमारी, या हमारे अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइटल इंडस्ट्रीज़ है, सरकार को लग रहा था कि इनकी पावर प्राइवेट हैंड में ना चली जाए। उसको हम बोलते हैं कमांडिंग हाइट। ठीक है, कमांडिंग हाइट क्या है? द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट आर वाइटल फॉर द इकॉनमी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कमांडिंग हाइट क्या है, कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में करना जो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरकार नहीं चाहती थी कि ये इनका जो कंट्रोल है वो प्राइवेट हैंड्स में जाए। ठीक है, अच्छा ये मेनली वैसे कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सरकार नहीं चाहती कि ये प्राइवेट हैंड में जाए? ये मेनली आता है जिसमें अभी भी लाइसेंस ज़रूरी है, वो आता है सिगरेट्स, केमिकल हैज़र्ड्स, ठीक है, और अल्कोहल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है? देखिए, फिर सरकार ने क्या किया? इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1948 में, मतलब जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947, ठीक उसके बाद 1948 में एक IPR लेके आए, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो ये क्या है? ये गाइडलाइंस है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर कि कैसे हम इस सेक्टर को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जो हमारा फर्स्ट IPR आया था दैट इज़ इन 1948, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसमें कुछ
क्या कह सकते हैं, कुछ लूप होल्स थे। फिर सरकार ने एक नया IPR लेके आया। कब लेके आए? इन 1956, अप्रैल 1956 IPR, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसके अंडर सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कैटेगरी 1 में क्या है, ये आपको लर्न करना है। कैटेगरी 1 में इंडस्ट्रीज़ वो डाल दी विच आर फुली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखी हुई है, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। फिर कैटेगरी 2 में वो इंडस्ट्रीज डाल दी विच आर बोथ अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। फर्टिलाइजर्स प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक में भी जा सकता है। माइनिंग प्राइवेट में भी जा सकता है, पब्लिक में भी जा सकता है। फिर कैटेगरी 3 में वो इंडस्ट्रीज डाल दी विच आर फुली रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर ओनली। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कैटेगरी 1 में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? विच आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। कैटेगरी 3 में विच आर रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर। एंड कैटेगरी 2 में विच आर रिजर्व्ड फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर और इस पॉलिसी का एक नया फीचर हमें क्या मिला? दैट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है कि सरकार ने ये एक रूल बनाया कि अगर कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मेनली ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है ताकि इकोनॉमिक कंट्रोल उनके हाथों में ना जाए, कि अगर कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या फिर एक ऑलरेडी इंडस्ट्री सेटअप है आपने उसको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस मीन्स सरकार की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के आप एक नया यूनिट सेटअप नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो वो लाइसेंस कंपल्सरी था, इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका ठीक ऑपोजिट है डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग ये अभी रिसेंट हुआ है, रिसेंट इतना ज़्यादा नहीं है, 1991 में हुआ जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। उसमें क्या किया गया कि क्योंकि जितना ज़्यादा लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम चल रहा था उतना ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ना ग्रोथ रुक रही थी, हैम्पर हो रही थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, तो प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा था। तो सरकार ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जिसके अंडर इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग कर दी कि अब आपको अगर कोई नया यूनिट सेटअप करना है या ऑलरेडी यूनिट सेटअप किया हुआ है उसको एक्सपेंड करना है तो आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं, 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें अभी भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या कर दिया? डी लाइसेंसिंग। अब एक और देखिए क्या किया नेक्स्ट, इसमें IPR में क्या आया? इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब सरकार ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर जा रहा था अर्बन एरिया में, ये तो है नहीं कि सारी इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर में ही जाएंगी। कैटेगरी 3 में क्या था? विच आर रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर ओनली, और कैटेगरी 2 में भी प्राइवेट सेक्टर आता ही है पब्लिक के साथ। तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अर्बन एरिया में ना जाए, रूरल एरिया में भी जाए, तो उसके लिए सरकार ने उनको एनकरेज करने के लिए कुछ कंसेशंस दिए। और वो क्या था? 1 इज़ टैक्स हॉलीडे एंड सेकेंड 1 इज़ सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफर्ड मैनी कंसेशंस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। ये कंसेशन ये नहीं कि अर्बन एरिया में अगर आप सेटअप करोगे तो आपको मिलेंगे, अगर आप बैकवर्ड एरिया में अपना यूनिट सेटअप करते हो तो आपको मिलेंगे। तो उसमें पहला कंसेशन क्या है? टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे क्या है कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में रह के प्रोडक्शन करते हो और आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए उस प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स माफ़ होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है? टैक्स हॉलीडे मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम। सम टाइम ये सरकार बताती है, गवर्नमेंट बताती है कितने टाइम के लिए, 1 महीना या ये 15 दिन या ये 2 महीने, तो आपको ये कंसेशन है। दूसरा इसमें क्या है? सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो कम रेट पे मिलेगी। तो ये सरकार एनकरेज कर रही है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। फिर इसी में एक और क्या आया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, इसको डाइवर्सिफाई किया गया है। कैसे? एक इसमें आ जाती है माइक्रो इंडस्ट्री,
एक इसमें आ जाती हैं स्मॉल इंडस्ट्री, एक इसमें आ जाती हैं मीडियम इंडस्ट्री और एक आ जाती हैं लार्ज। तो लार्ज हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसमें मेनली सरकार ही आगे आती है। बात हम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, इन विच इन्वेस्टमेंट डजंट एक्सीड ₹5 करोड़। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंस है इसके लिए एक कमेटी बनाएगी, दैट इज़ कार्वी कमेटी। तो कार्वी कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रोल के बारे में बताया और इस कमेटी की फॉर्मुलेशन कब हुई थी? इन 1955। क्यों इस कमेटी ने या गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस किया, इतना स्ट्रेस दिया, इतना ज़्यादा फोकस किया? क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तो इसमें कैपिटल बहुत कम चाहिए, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर कम पैसों से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। देखिए पहले सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। SSI एनकरेज इक्वेलिटी, मतलब हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सो एनीवन कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, दिस लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। पहले क्या होता था, लोगों को ये लगता था कि यार पैसे इतने हैं नहीं कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी नहीं, उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी। अब हर कोई कम पैसों के साथ भी अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकता है, तो इससे क्या होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, क्योंकि हमें तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ चाहिए, चाहे तो वो लार्ज हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो स्मॉल हो। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। फिर दूसरा क्यों SSI के ऊपर इतना फोकस किया, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मीन्स हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन की 2 टेक्निक है, वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखिए एक तो है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा क्या है, लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन यूज करता है? जिस इकोनॉमी में कैपिटल सरप्लस हो। ठीक है, मतलब मशीनरी इतनी ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स का बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे रेदर देन लेबर। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन यूज़ करता है? जिसमें लेबर सरप्लस हो। और हमारी इकॉनमी कौन सी है? लेबर सरप्लस इकॉनमी, क्योंकि हमारी इकॉनमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी इकॉनमी का कैपिटल बेस इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत कम पैसे से सेटअप की जा सकती हैं। कम पैसा का मतलब इसमें मशीनरी का यूज़ कम होगा, तो किसका यूज़ होगा फिर? लेबर का। तो जितनी ज़्यादा लेबर उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, SSI एनकरेज रीजनल इक्वेलिटी। देखिए ये क्या कहता है रीजनल इक्वेलिटी? रीजनल इक्वेलिटी कहता है कि SSI जो है ना, ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें लोकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि इसको कहाँ पे सेटअप करें। मेनली क्या होता है, इंडस्ट्री को वहाँ पर सेटअप करते हैं जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होता है, या हम दूसरी चीज़ क्या कंसिडर करते हैं, जहाँ पर मार्केट ईजिली अवेलेबल होती है। क्योंकि दोनों केस में हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर इंडस्ट्री को ऐसी जगह पर सेटअप कर दिया जहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स जो है, लोकेशन है, बहुत दूर है, तो फिर उसको लेके आने में, अपने तक रॉ मटेरियल को लेके आने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उस खर्चे को अवॉइड करने के लिए इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप करते हैं? जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो। तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, एक क्या कह सकते हैं, लाइबिलिटी सी बन जाती है, मतलब एक मजबूरी सी बन जाती है कि हाँ जी यहीं पे सेटअप करना पड़ेगा, हम वहाँ पर तो जा ही नहीं सकते। लेकिन SSI में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें लोकेशन को लेकर, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल ना उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इज़ नॉट नेसेसरी नहीं है। तो एक ही जगह पर कंसंट्रेशन नहीं होगा ना इंडस्ट्रीज़ का, मतलब रॉ मटेरियल जहाँ पर है वहीं पर सारी इंडस्ट्रीज़ आके सेटअप हो रही हैं, तो वो कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो वहीं पे इतना ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रीजन है ना वो भी इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल हर एक रीजन में तो होते नहीं। तो SSI कहीं भी सेटअप हो सकता है, तो इससे क्या आएगा? रीजनल इक्वेलिटी। क्लियर है? अब देखिए, तो जब से ये पॉलिसी आई तब से, मतलब 1950 से 1990 तक
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्या क्या फीचर्स रहे हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 90 तक की क्यों लिखा है, क्योंकि उसके बाद 1991 में तो ये सारी पॉलिसी चेंज ही हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मिल गए थे, कुछ रिफॉर्म्स आ गए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर में, वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये भी आपका एक चैप्टर बनता है। तो फिलहाल हम 1990 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फीचर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सरकार ने प्रोटेक्ट किया फॉरेन कंपटीशन से। कैसे? इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के और उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा के। इसको समझो अभी ये क्या है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसको हम इन्फेंट इंडस्ट्री भी बोलते थे तब, क्योंकि अभी इसने नया चलना सीखा था। इन्फेंट इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी था इसको बचा के रखना, इसको प्रोटेक्ट करना। किससे? फॉरेन कंपटीशन से। क्यों? क्योंकि जो बाहर से गुड्स आ रही थी, इंपोर्टेड गुड्स आ रही थी, वो सस्ती होती थी। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर टैक्स बहुत कम था। टैक्स कम था, कोई क्वांटिटी को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जितनी भी क्वांटिटी बाहर से आ सकती थी। तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा था कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड कम हो रही थी। तो जो इंडिया में डिमांड कम हो रही थी इंडिया में बनी हुई चीज़ों की, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? प्रोडक्शन कम हो गई। फिर आगे से प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी धीरे धीरे कम होने लगी। एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, फिर इनकम कम हो जाएगी, फिर गरीबी आ जाएगी, कितनी प्रॉब्लम्स आनी थी। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सरकार ने ये सोचा कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। किससे? फॉरेन कंपटीशन से। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? इंपोर्ट के ऊपर ना हैवी ड्यूटी लगा दी, मतलब टैक्स लगा दिया, ताकि इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में आते आते क्या हो जाए? महंगी हो जाए। और दूसरा फिर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि इस प्रोडक्ट की एक टाइम पे मैक्सिमम इतनी ही क्वांटिटी आ सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लग गई इंपोर्ट के ऊपर। दूसरा क्या किया हमने इसके अंडर? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी। ये हम वैसे नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे, इसको पूरा डिटेल में करेंगे, एक टॉपिक है, आपका क्वेश्चन भी बनता है। इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी क्या है कि जो हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वो हम बाहर से ना मंगवा के इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो ताकि हम क्या बन सकें? सेल्फ रिलायंट, और हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। किसके ऊपर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर, कि जो पूरी दुनिया के ऊपर हम डिपेंडेंट है ना इन चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो इंडिया में ही बनाओ। इससे भी कितना फ़ायदा होगा? इंडिया में बनेगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, इंडिया में बनेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होंगी। और ये मेजर प्रॉब्लम तो है ही हमारी इकॉनमी में, अनएम्प्लॉयमेंट की। फिर IPR का अगर हम फीचर की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर, वो था हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। और ये हमें 1956 में जो रेजोल्यूशन आया था इंडस्ट्रीज़ को लेकर, उससे क्लियर होता है कि सरकार ने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लाइसेंसिंग कर दिया, मेनली प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आगे ना आए, प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन ना हो, तो पब्लिक सेक्टर प्रोमिनेंट हुआ। और वही बात आगे देखो लिखी हुई है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी लाइक लाइसेंसिंग। फिर उसके बाद देखिए इसका फीचर, ये जो हम अभी करके हटे हैं ना, ये सारा उसका अब्स्ट्रैक्ट है। SSI को प्रोटेक्ट किया गया। कैसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया गया कि कुछ एक एरियाज रिजर्व कर दिए कि बस इसमें SSI ही आ सकती हैं, इसमें लार्ज या मीडियम इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप हो सकती। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा ना हो, और मेनली कौन सी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जिसमें आप कोई फॉरेन लैंड में जाके एसेट परचेज कर लेते हो, फिर उसका कंट्रोल और उसकी ऑनरशिप आपके हाथ में आ जाती है। तो सरकार नहीं चाहती थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंट्रोल हमारी इकॉनमी में बढ़े, तो उसके लिए सरकार एक एक्ट लेके आई, दैट इज़ फैरा। फैरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, चलिए अब इस पॉलिसी के हम गुड एफर्ट्स की बात कर लेते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट क्या निकला।
गुड एफर्ट्स नहीं है यहाँ पर, गुड इफ़ेक्ट्स है कि इसका गुड इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी इकॉनमी में और इसका बैड इफ़ेक्ट जो है वो क्या पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ना प्रोटेक्ट कर लिया फॉरेन कंपटीशन से। तो किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ ना रुक जाती है, और वही हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ हुआ। हमने फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर लिया ये सोच के कि हमारी प्रोडक्ट जो गुड्स हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये निकला कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमें ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो देखिए कुछ गुड एफर्ट्स भी हैं, कुछ गुड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ बैड इफ़ेक्ट भी हैं। बैड इफ़ेक्ट तो ये हो गया कि जितना ज़्यादा हम प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी इंडस्ट्री को, उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ रुक गई। लेकिन जो गुड इफ़ेक्ट है वो इसके साथ हमें क्या मिला कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें भी बढ़ी और दूसरा SSI में भी बढ़ी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करेंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसका एक और गुड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई किया गया। बहुत सारे फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अलग अलग एरियाज़, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमें मिल गई, वैरायटी ऑफ गुड्स हमें मिलने लगी, पब्लिक में आ गई, प्राइवेट में आ गई, कंज्यूमर गुड्स आ गई, कैपिटल गुड्स आ गई, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया वो कितना हो गया 6% पर एनम। इससे इंडस्ट्री से क्या हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जो है उसकी ग्रोथ हुई। और ये कहाँ से पता चलता है, 2 स्टील प्लांट सेटअप किए गए भिलाई एंड रूरकेला में। और यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन से प्लांट थे, आप लिख सकते हो 2 स्टील प्लांट्स वर सेटअप इन रूरकेला एंड भिलाई। वैसे दुर्गापुर भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब बात करते हैं इसके बैड इफ़ेक्ट की। बैड इफ़ेक्ट वही कि जितना ज़्यादा हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ रुक गई। एक हमने फीचर क्या किया था कि हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर अंडर IPR 1956। अभी फीचर्स जो मैंने आपको बताए थे, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो इससे क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर में ना मोनोपोली आ गई, क्योंकि उनको लगा कि बस हमारा ही कंट्रोल है। मोनोपोली आने से वो अपनी मोनोपोली पावर का मिसयूज़ करने लग गए, उनके डिपार्टमेंट्स में इनएफिशिएंसी हो गई, उनके डिपार्टमेंट में करप्शन आ गई। मेन प्रॉब्लम क्या आने लगी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड लीकेज। इस वजह से ये जो जितने भी पब्लिक यूनिट थे ना, ये डेड सोशल वेट बन गए, एक भार, एक बोझ बन गए हमारे ऊपर। फिर इसका एक और बैड इफेक्ट क्या आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व श्रिंक हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, फॉरेन करेंसी। वो कहाँ से आती है फॉरेन करेंसी, जितना ज़्यादा हम फॉरेन ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने से हमारे पास क्या आएगी, फॉरेन करेंसी। लेकिन हमने फॉरेन ट्रेड को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इससे हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो कम हो गया। फॉरेन करेंसी का रिजर्व किसी भी इकॉनमी को क्यों चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी से हमें किसी भी इकॉनमी में परचेजिंग करने की एक पावर मिल जाती है। तो जितना ज़्यादा किसी भी इकॉनमी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, इट मीन्स इसके रिलेशंस बाकी की कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा ये फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व है। और जितना ज़्यादा कम है उसका मतलब हम फॉरेन ट्रेड कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, या तो उनको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, उनको लगता है कि इनके इकॉनमी में कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम इनके साथ फॉरेन ट्रेड कर सकें, या हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसका बैड इफेक्ट ये आया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो श्रिंक हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है, जब भी कोई चेंजेस, रेजोल्यूशन मीन्स कोई चेंजेस लेके आए, तो चेंजेस हम किसके लेके आते हैं, अच्छे के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही होगा। तो वो रेजोल्यूशन आया तो उसके कुछ गुड इफ़ेक्ट्स भी मिले हमें, इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी मिले। ठीक है जी, चलिए, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बेस था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ